नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सुनील सर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान ज्योग्राफी के पेपर नंबर 33 में आज फिर से मैं लेकर उपस्थित हुआ हूँ राजस्थान की कृषि से संबंधित टॉपिक। राजस्थान की कृषि, इसमें दोस्तों बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो पीछे के एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और मैं भी उम्मीद करता हूँ कि आगे जो आने वाले एग्जाम है उसमें क्वेश्चन पूछ जाएंगे। दोस्तों, एक विशेष सूचना थी आप सभी के लिए। मैंने ये फैसला किया है विद्यार्थियों की मांग को देखते हुए अगले संडे से, अगला जो संडे आएगा उस संडे से हम प्रत्येक संडे को एक करंट की क्लास आयोजित करेंगे। मतलब वह भी जो वीडियो आएगा उसमें एक सप्ताह में जितने करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं, हाल ही के जो क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी को इकट्ठा कर एक सप्ताह के क्वेश्चनों का वीडियो प्रत्येक संडे को डाला जाएगा। तो अगला जो संडे आने वाला है उस संडे में अपन करंट की क्लासों को शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, अपन यहाँ क्वेश्चन भले ही कम हो, लेकिन जितना जल्दी जितने ज़्यादा क्वेश्चन हम ले सकते हैं, जितने ज़्यादा समझ सकते हैं, उन सभी को समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। दोस्तों, फिर भी अगर कोई कमी रह जाती है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही कौन से टॉपिक में आपको समस्या है, मुझे टॉपिक का नाम कमेंट बॉक्स में लिखें, उसके लिए मैं आपकी क्वेश्चन तैयार करके यहाँ लाऊंगा। चलो दोस्तों, जिस दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आपके पास कोई बड़ा एजुकेशन ग्रुप टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या कोई और एजुकेशन ग्रुप है तो मेरे इन नंबरों को आप उसमें ऐड करें, ताकि मैं अधिक से अधिक विद्यार्थियों के पास इस तरह के क्वेश्चन पहुंचा सकूं, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। दोस्तों, कहीं नहीं जाइए, आप देखते रहिए। अगला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है। दोस्तों, कंफ्यूज करने वाला एक क्वेश्चन कि राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है। ठीक है, मतलब इनमें से कौन सी कृषि को राजस्थान में वालरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, स्थानांतरित जो कृषि होती है, कौन सी कृषि है? जो स्थानांतरित कृषि है, इस स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किसके नाम से, वालरा कृषि के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, स्थानांतरित कृषि को दुनिया के अलग अलग देशों में और भारत के भी बहुत से राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अगर हम पूर्वोत्तर भारत में जाएं, पूर्व का जो भारत है उस पूर्वोत्तर भारत में जाएं तो वहां इसे झुमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में इसे खिल के नाम से जाना जाता है। इसी तरह दक्षिण में जाएं तो कहीं इनको कुमारी या कहीं पर इनको पेंडा कृषि के नाम से जाना जाता है। और राजस्थान में इसे किस नाम से जानते हैं? ये क्वेश्चन इस रूप में भी आ सकता है कि स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? तो स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में वालरा कृषि के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, यही कृषि अगर पहाड़ी क्षेत्रों पर की जाती है तो इसे अपन सीमाता कहते हैं। क्या कहते हैं? पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ों की ढलानों पर जब ये कृषि की जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? सीमाता कृषि कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन है, राजस्थान में माही कंचन, माही ध्वल और मेघा किस्में हैं। मतलब यहाँ हमारे सामने चार ऑप्शन हैं और उनमें से देख के हमें ये पता लगाना है कि इसमें से कौन सी फसल की ये किस्में, माही कंचन, माही ध्वल और मेघा जो है, ये निम्न में से किसकी किस्में जानी जाती हैं। तो दोस्तों, मक्का जो है, मक्का की किस्में हैं माही कंचन, माही ध्वल और मेघा, ये सभी मिलाकर किसकी है? मक्का की किस्में हैं। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन, कौन सी खाद्यान्न फसल के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है? कि ये सभी जो यहाँ मक्का, जो ज्वार और बाजरा, ये सभी खाद्यान्न फसलें हैं। दोस्तों देखिए, फसलों के हम प्रकार करते हैं। कुछ फसलें तिलहन होती हैं, कुछ फसलें दलहन होती है, कुछ फसलें रेशेदार होती हैं, कुछ फसलें नकदी होती है। इस तरह से हम उनका विभाजन करते हैं। यहाँ केवल पूछा गया कौन सी फसल के बारे में, खाद्यान्न के बारे में, कि निम्न में से कौन से खाद्यान्न फसल के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण कौन है? यहाँ तीसरा जो है क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा 4। मतलब बाजरे के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। कौन सा है? कि कौन सी खाद्यान्न फसल के उत्पादन में राजस्थान का भारत में स्थान है, मतलब प्रथम स्थान है। तो कौन सी की? बाजरा के उत्पादन में प्रथम स्थान है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी राजस्थान में बोई जाने वाली रब्बी की तिलहन है?
देखिए दोस्तों, रबी की तिलहन, कुछ तिलहन ऐसे होते हैं जो खरीफ के समय बोए जाते हैं। कुछ तिलहन क्या होती है, खरीफ के समय, और कुछ तिलहन ऐसे होते हैं जो कब बोए जाते हैं, रबी के समय में बोए जाते हैं। दोस्तों, मूंगफली कैसा है, खरीफ का तिलहन है। सोयाबीन कैसा है, खरीफ का तिलहन है। इसी तरह अरंडी कैसा है, खरीफ का है। लेकिन राई, राई और सरसों, राई और क्या है, सरसों, ये सभी कैसे हैं, ये सभी रबी के तिलहन हैं। तिलहन फसलें ऐसी होती है जिनसे तेल प्राप्त होता है। जिनसे क्या प्राप्त होता है, तेल प्राप्त होता है। तेल इन सभी से प्राप्त होता है। तीन जो है, ये तीन कौन कौन सी, मूंगफली, सोयाबीन और अरंडी, ये तीनों तो किसकी है, खरीफ की है। लेकिन राई जो है वो किसकी है, रबी की फसल के रूप में जानी जाती है। तो ऐसे कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन दोस्तों, हालांकि ये क्वेश्चन हाईकोर्ट एलडीसी एग्जाम 2015 में पूछा जा चुका है। वास्तव में कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कौन सी रबी की फसलें होती है और कौन सी खरीफ की फसलें होती है। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं। चल दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। दोस्तों ज़्यादा वक्त नहीं है, 20 मिनट में यहाँ आपके 20 क्वेश्चन हल करवाए जाएंगे, वो भी व्याख्या सहित करवाए जाएंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु खंड कौन सा है? कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु खंड। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन लाइब्रेरियन 2016 में पूछा गया था। पटवारी परीक्षा 2016 में ये रिवाइज हो गया था। मतलब एक ही क्वेश्चन जो है वो एक ही वर्ष में 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए राजस्थान को कितने जलवायु, कृषि जलवायु खंडों में, यहाँ किसके संबंध में कितने कृषि जलवायु खंडों में विभाजित किया गया है? तो राजस्थान को 10 कृषि जलवायु खंडों में विभाजित किया गया है। तो देखिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये राजस्थान के 10 जो कृषि जलवायु खंड है उसमें सबसे बड़ा खंड कौन सा है? ठीक है, तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ा शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड है। ये सभी शुष्क, ये कृषि जलवायु खंड ही है। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से इन सभी में सबसे बड़ा जो जलवायु खंड है वो कौन सा है? शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु विभाग है, या कृषि जलवायु भाग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अपने आप में बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। हालांकि ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड की एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप भी निश्चित रहें ये राजस्थान पुलिस, रीट, पटवार जैसी एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। कि राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में किन फसलों को शामिल किया गया? कि राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो चलाया गया उसमें राज्य की कौन कौन सी फसलों को शामिल किया गया है? तो दोस्तों उसमें गेहूं को शामिल किया गया, जितने भी दालें हैं उन सभी को शामिल किया गया, मोटे अनाज में जैसे ज्वार बाजरा उनको भी शामिल किया गया, और जो व्यापारिक फसलें हैं उन सभी को राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में इन फसलों को शामिल किया गया। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये भी खाद्यान्न है और ये भी सभी क्या है, खाद्यान्न है। साथ साथ में ऐसी व्यापारिक फसलें हैं जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में इनको शामिल किया गया। ये सेकंड ग्रेड 2013 की एग्जाम में पूछा गया था, 2013 में, कि राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में कौन कौन सी फसलों को शामिल किया गया? तो गेहूं, दाल, मोटे अनाज और व्यापारिक फसलों को। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ स्थित है? कि एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म सूरतगढ़ श्री गंगानगर में स्थित है। कहाँ स्थित है? सूरतगढ़ श्री गंगानगर में एशिया के सबसे बड़े कृषि फार्म के रूप में पहचान मिली है, जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस फसल के लिए सर्वाधिक जल की जरूरत होती है, सबसे ज्यादा जल की आवश्यकता होती है? आपके सामने बहुत सी फसलों के नाम है, गेहूं, ज्वार, चना और धान। ठीक है दोस्तों, धान मतलब चावल, धान मतलब क्या है, चावल। कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज करने के लिए चावल नाम नहीं देकर क्या दिया गया है, धान। धान फसल है, दाना निकलने के बाद क्या कहलाता है, चावल कहलाता है। तो देखिए कि निम्न में से किस फसल के लिए सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है, तो वह कौन सी है? देखिए दोस्तों, गेहूं, ज्वार, चना और धान, इन सभी में सबसे ज्यादा जल की आवश्यकता धान यानी चावल की फसल को ज्यादा आवश्यकता होती है। आपने सुना होगा कि चावल की जो खेत होते हैं उनमें जब तक फसल होती है तब तक खेत पानी से भरे हुए रहते हैं, मतलब अधिकतम वर्षा की आवश्यकता होती है। वर्षा आधारित नहीं होकर दोस्तों जहां सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं उन क्षेत्रों में भी चावल की कृषि होने लगी है। जैसे पंजाब जो है, हरियाणा जो है, ये चावल के उत्पादन के लिए जलवायु तो उपयुक्त नहीं है, लेकिन सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार होने के कारण उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा
और दक्षिण में बांसवाड़ा जैसे जो जिले हैं, इन जिलों और राज्यों में भी कौन सी धान यानी चावल की फसल बोई जाती है? क्योंकि श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जो है वहां पर इंदिरा गांधी नहर सिंचाई परियोजना और बांसवाड़ा जो है जहां बासमती किस्म का चावल बोया जाता है वहां पर माही बजाज सागर बांध से सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध होती है। इस वजह से इन क्षेत्रों में चावल की फसल बोई जाती है। हमारे सामने जिन फसलों के नाम है इनमें सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता किसको होती है? धान यानी चावल को ही आवश्यकता होती है। सबसे ज्यादा पानी की जरूरत इसको ही होती है। ठीक है दोस्तों, हालांकि गेहूं जो है ये रबी की फसल है, लेकिन इसे लगभग 75 से 100 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। यहाँ 50 सेंटीमीटर से कम, ज्वार 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, वहां पैदा हो जाती है। चना भी लगभग 50 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा हो जाता है। ये भी एक रबी की फसल है। ज्वार खरीफ की है, चना क्या है? रबी की है। और धान यानी चावल है, ये खरीफ की फसल है। ये कैसी है? खरीफ की फसल के रूप में जानी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खेत में निराई का उद्देश्य होता है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2013 में ये पूछा गया था कि खेत में निराई गुड़ाई का उद्देश्य क्या है? बीज लगाने के लिए खेत को तैयार करना, इसमें निराई का कार्य नहीं होता है। उसमें तो मिट्टी काटना है। ठीक है, फसल को पानी देना, वो तो सिंचाई करना होता है। फसल का खरपतवार हटाना और एक फसल के साथ दूसरी फसल प्राप्त करना नहीं दोस्तों, इन सभी में सबसे बेहतर जो ऑप्शन है वो क्या होगा? फसल का खरपतवार हटाना। कि खेत की निराई गुड़ाई, निराई अकेला दिया है लेकिन उसके साथ क्या है? निराई गुड़ाई। तो निराई गुड़ाई फसल के साथ जो अतिरिक्त घास होते हैं, जो खरपतवार होते हैं, उनको हटाने के लिए ही खेत में निराई और गुड़ाई का कार्य किया जाता है। तो ये भी अपने व्यवहार पर आधारित क्वेश्चन है, ये अपने कल्चर पर आधारित क्वेश्चन है, कृषि से जुड़े हुए। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इनका भी आप विशेष ध्यान रखें। अगला है, सर्वाधिक तेल निम्न में से किसके बीजों से प्राप्त होता है? आपके सामने बहुत सी तिलहनी फसलों के नाम दिए हुए हैं और इनमें से आपको पहचानना है, इनमें से आपको छांटना है कि किसमें सबसे अधिक तेल निकाला जाता है। मूंगफली से, सरसों से, सोयाबीन से या अरंडी से। तो दोस्तों ये जो ऑप्शन है, इन ऑप्शन में सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है किससे? अरंडी से प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन भी सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अरंडी में मूंगफली, सरसों और सोयाबीन, इन तीनों में सबसे ज्यादा जो तेल है वो चौथा ऑप्शन डी अरंडी से प्राप्त किया जाता है। अरंडी के बीजों से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, झूमिंग कृषि प्रणाली मुख्यतः अपनाई जाती है। दोस्तों मैंने इस क्वेश्चन के बारे में आपको पहले जानकारी दे भी दी है कि भारत के पूर्वोत्तर जो राज्य हैं, पूर्व में जैसे आसाम है, मेघालय है, मणिपुर है, उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पर स्थानांतरित कृषि को, कौन सी कृषि को? स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। दोस्तों झूमिंग कृषि क्या होती है? स्थानांतरित कृषि क्या होती है? तो देखिए, जो आदिवासी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में वहां के लोगों के पास अपनी भूमि नहीं, तो ये वन वाले क्षेत्रों में जाते हैं, वनों को काटते हैं, जलाते हैं, साफ करते हैं और खेत तैयार करते हैं। बीजों को छिटक कर बो देते हैं, वर्षा होती है, बीज उगाते हैं, फसलें प्राप्त करते हैं। 2-3 साल तक इसमें ये कार्य करते हैं। जब ये भूमि अनुपजाऊ हो जाती है तो इसे छोड़कर दूसरे स्थान पर फिर पेड़ों को काटेंगे, जलाएंगे और फिर उस पर कृषि कार्य करेंगे। तो स्थान बदल लिया, इसलिए इसे क्या कहते हैं? स्थानांतरित कृषि कहते हैं। और भारत के उत्तरी पूर्वी जो भारत है वहां पर इसे क्या कहा जाता है? झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। जैसे मणिपुर, असम और मेघालय जो राज्य हैं, इन राज्यों में स्थानांतरित कृषि को झूमिंग कृषि के नाम से जानते हैं। राजस्थान में वालरा कृषि, उत्तराखंड में खिल के नाम से, दक्षिण में केरल के आसपास, केरल तमिलनाडु जो है वहां कुमारी कृषि, या फिर हम मध्य प्रदेश उड़ीसा के आसपास आए तो वहां इसे पेंडा कृषि के नाम से जाना जाता है। दोस्तों श्रीलंका में इसे चेना कृषि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि दुनिया के बहुत से देश हैं जहां पर इसे अलग अलग नामों से पहचाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? कि राजस्थान में राज्य के लोगों के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए चलाया गया एक अधिनियम है। इस अधिनियम की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों इस अधिनियम की शुरुआत 2 अक्टूबर 2013 को हुई है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जा सकती हैं, ये काफी चर्चा में रहते हैं। और अभी हाल ही में कोरोना महामारी में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत ही लोगों को जो पहले 1 महीने में 1 बार गेहूं प्राप्त होता था, अब लाभार्थियों को 1 महीने में 2 बार गेहूं उपलब्ध करवाए हैं।
इसलिए ये योजना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 2 अक्टूबर 2013 को शुरू की गई राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी फसलों का समूह है नगद फसलों की श्रेणी में आता है? अपने सामने कुछ समूह दिए गए हैं, इनमें से कौन से समूह ऐसे हैं जो नकदी फसलों के रूप में जाने जाते हैं? मैंने आपको बताया था कुछ फसलें खरीफ की, कुछ रबी की, कुछ रेशे वाली होती है, कुछ तिलहन होती है, कुछ खाद्यान्न होती है और कुछ नकदी फसलें होती है। ठीक है, तो यहाँ अपने को नकदी फसलों की पहचान करनी है। देखिए, कपास, गन्ना और रतनजोत। कपास, रतनजोत, ज्वार जो है ये खाद्यान्न फसल है। ज्वार कैसी है? खाद्यान्न। हमें यहाँ क्वेश्चन छांटना है, आंसर छांटना है कि आंसर कैसे निकल के आएगा हमारे सामने। कपास, तिलहन और गेहूं दोस्तों आपके सामने कैसी है? खाद्यान्न फसल है। कैसी है? खाद्यान्न। तिलहन तो वैसे भी तिलहन फसलें है। मक्का खाद्यान्न है, ज्वार भी क्या है? खाद्यान्न है। और बाजरा भी कैसी है? खाद्यान्न फसल है। दोस्तों, कपास, गन्ना और रतनजोत, इन हमारे सामने जो ऑप्शन है, इन सभी ऑप्शनों में सबसे बेहतर ऑप्शन कौन सा है? कपास, गन्ना और रतनजोत है। ये कैसी है? नगदी फसलें हैं, नगद प्राप्त होती है। ठीक है, बाकी में मैंने आपको बता दिया, जैसे ज्वार, गेहूं, बाजरा, ज्वार, मक्का, ये सभी कैसी हैं? खाद्यान्न फसलें हैं। तो इनमें से तीनों ऑप्शन गलत हो गए और एक ही ऑप्शन बचा है, जिसमें कौन सा है? कपास, गन्ना और रतनजोत। अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, ये शब्दावली से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। हारी भावरी कृषि का रूप किस जनजाति में प्रचलित है? हारी भावरी कृषि का रूप निम्न में से कौन सी जनजाति में प्रचलित है? तो दोस्तों, ग्रासिया जो जनजाति है, आपके सामने सभी जनजातियों के नाम है, इसमें से ग्रासिया जनजाति ऐसी है जो हारी भावरी कृषि रूप में जनजाति के रूप में प्रचलित है, और वो कौन है? ग्रासिया। ठीक है, 15वां क्वेश्चन दोस्तों अगला है, राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किन जिलों में प्राप्त होता है? दोस्तों, अमेरिकन जो कपास होती है ये लंबे रेशे वाली कपास होती है। कौन सी होती है? लंबे रेशे वाली, जो कपास में सर्वश्रेष्ठ किस्म के रूप में जानी जाती है। तो लंबे रेशे वाली, देखिए, कोटा, बूंदी, बारा। हालांकि काली मृदा है, कपास तो बोई जाती है, लेकिन कौन सी कपास नहीं बोई जाती? यहाँ पर अमेरिकन प्रकार की कपास नहीं बोई जाती। हालांकि झालावाड़ में कपास होती है, लेकिन अमेरिकन नहीं, छोटे रेशे वाली प्राप्त होती है। राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ कपास तो है, लेकिन अमेरिकन नहीं है। बांसवाड़ा, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर, ये तीनों ही पूर्ण रूप से सिंचित जिले हैं। इन दो में इंदिरा गांधी और गंग नहर से सिंचाई होती है। इधर ये जो दक्षिण में माही नदी है, उसके जल से, या माही बजाज सागर बांध से, या फिर उसके पास कागदी पिकअप वर्षे हैं, वहां उनसे सिंचाई होने की वजह से लंबे रेशे वाली अमेरिकन कपास की बुआई होती है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया बांसवाड़ा, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर। तो इसका भी दोस्तों यहाँ ध्यान रखें, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर। देखिए, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा, इन जिलों में भी कपास बोई जाती है, क्योंकि यहाँ पर भी कैसी मृदा पाई जाती है? काली मृदा पाई जाती है, और काली मृदा कपास की फसल के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है। लेकिन ये कपास लंबे रेशे वाली नहीं होती, इसलिए यहाँ ये क्वेश्चन इतने ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ ये क्वेश्चन तो महत्वपूर्ण है, लेकिन ऑप्शन हमारा जो ये केवल बांसवाड़ा, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर जो है, ये सबसे बेहतर ऑप्शन हमारे सामने आया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, जीरा व इसबगोल के उत्पादन में अग्रणी जिला है। जीरा, इसबगोल, घोड़ा जिले के रूप में अग्रणी जिला है, तो कौन सा जिला है? जालोर जो है, ये जिला क्या है? इसमें अग्रणी है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में रबी की फसलों के लिए लाभकारी है क्या? लू? नहीं दोस्तों, जब रबी की फसलें खेतों में होती हैं तब लू नहीं होती, उस तो शीतकाल का समय चलता है। मावठ, हाँ ये जरूर है। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से उठे चक्रवात, पश्चिमी विक्षोभों से पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरी पूर्वी जो राजस्थान है, वहां पर कुछ हल्की वर्षा होती है, जिसे हम पर क्या कहते हैं? स्थानीय भाषा में मावठ कहते हैं, और वो रबी की फसलों में एक नई जानें डाल देती है। तो रबी की फसलों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वो कौन है? मावठ है। ठीक है, शुष्क मौसम जरूरत नहीं। पूर्व मानसून बौछार, ये तो दोस्तों मानसून के आने से पहले, ये मई और जून के माह में मानसून के आने से पहले जो बौछार होती है, उसका मतलब यहाँ नहीं होता। उस समय रबी की फसलें नहीं होती, रबी की फसलें शीतकाल में है, और उस समय क्या होती है? मावठ होती है। उस समय क्या होती है? मावठ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ रबी की फसलों के लिए लाभकारी है, वो कौन है? मावठ के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बंबू मिशन योजना की शुरुआत कब हुई? मतलब देखो, राष्ट्रीय है
इसका मतलब यह है केंद्रीय, ये क्या है, केंद्रीय परिवर्तित योजना है, केंद्र सरकार की द्वारा चलाई गई एक क्या है, योजना है। ठीक है, तो राष्ट्रीय बंबू मिशन। और दोस्तों बंबू जो है वो किसको बोला जाता है, ये बांस को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, बांस को। मतलब बांस की वृद्धि करने या बांस जो है उसकी कृषि में बढ़ावा देने, बांस कृषि में वृद्धि करने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय बंबू मिशन योजना की शुरुआतें की गई। दोस्तों ये शुरुआत कब हुई है, 2007-8 में। कब हुई है, 2007-8 में। ठीक है, इसकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, इसकी कृषि में वृद्धि करने के लिए चलाया गया केंद्र सरकार के द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है राष्ट्रीय बंबू मिशन। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलो दोस्तों हम आगे बात करते हैं। निम्न में से किस फसल को सफेद सोना भी कहा जाता है। दोस्तों कपास जो है, कपास को किसके नाम से, सफेद सोना के नाम से जाना जाता है। हालांकि दोस्तों स्थानीय रूप में कपास को बनिया भी कहा जाता है। कपास को क्या कहते हैं, कपास को बनिए के रूप में भी और सफेद सोने के रूप में भी इसे जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, सफेद सोना, कपास और बनिया भी किसको कहते हैं, कपास को ही कहा जाता है। कपास एक खरीफ की फसल है। कैसी है, खरीफ की फसल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से तिलहन फसलें हैं कि इनमें से कौन सी है जो तिलहन है। दोस्तों सरसों है, तारामीरा है, ये दो तो हैं, लेकिन क्या जोजोबा। अब देखिए दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात, तिलहन का विभाजन करें अपन तो तिलहन को 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, एक तो रब्बी की तिलहन होती है, एक तो क्या होती है, रब्बी की। एक किसके तिलहन होते हैं, खरीफ की तिलहन होती हैं। और तीसरा जो होता है ये वृक्ष जनित होते हैं। वृक्ष इनके पौधे नहीं, इनके पेड़ होते हैं। ये वृक्ष जितने बड़े क्या होते हैं, ये पेड़ होते हैं, वृक्ष जनित तिलहन फसलें। ठीक है, सरसों इसमें से क्या है, रब्बी की फसल है। तारामीरा कैसा है, रब्बी की फसल है। लेकिन देखिए जोजोबा जो है ये झाड़ होता है, एक बड़ा पेड़ होता है। ठीक है, इसलिए जोजोबा एक वृक्ष जनित तिलहन है। इसलिए हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा उपयुक्त सभी। यानी हमारे सामने ये जो सभी हैं ये सभी किसके रूप में, तिलहन के रूप में पहचान रखते हैं। देखिए वृक्ष जनित की अपन बात करें तो देखिए दोस्तों जेट्रोपा जो होता है ये भी वृक्ष जनित है, महुआ जो होता है ये भी वृक्ष जनित है, जोजोबा है ये भी वृक्ष जनित है, जैतून का तेल भी प्राप्त किया जाता है तो ये भी तिलहन है, अरंडी जो है ये भी क्या है, तिलहन है। ये सभी वृक्ष जनित है। रबी की अपन बात करें सरसों है, राई है, तारामीरा है, सूरजमुखी है, अलसी है, ये सभी कैसे तिलहन है, रबी की तिलहन है। और खरीफ की तिलहन की अपन बात करें तो देखिए तिल, एक तो तिल जो होता है वो क्या होता है, खरीफ के समय तिलहन है, उसके साथ सोयाबीन है, मूंगफली है, अरंडी है। ठीक है, ये सभी खरीफ के समय बोए जाने वाले तिलहन। और वृक्ष जनित को जैसे जो जब आपने आपको बता दिया, करंज है, जेट्रोपा है, महुआ है, जोजोबा है, जैतून है, अरंडी है, ये सभी क्या है, ये सभी वृक्ष जनित तिलहन के पौधे हैं, पेड़ हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। दोस्तों जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।